क्या इस तरीके से किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? किसी का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आपने मेरे पुराने मिस्ट्री वीडियोस देखे हैं दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली ये सब बकवास होगा, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ना सिर्फ हिप्नोटिज्म असली है, बल्कि इसे साइंस ने साबित भी किया है। 29 जनवरी साल 1998 अमेरिका के टेक्सास में सुबह के 7 बजे के करीब जिल बार्गेनियर नाम की एक महिला खिड़की से अपने घर के बाहर देखती थी। उसके सामने वाले घर के पास एक फोल्क्सवैगन की गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें से 2 आदमी निकले। उनमें से एक आदमी ने पलटकर सीधे जिल की तरफ देखा और फिर वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। कुछ घंटे बाद उसी घर में एक 64 साल की महिला की लाश मिलती है। उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के लिए जिल परफेक्ट विटनेस थी। उसने गाड़ी के ड्राइवर को अगले ही दिन फोटो लाइनअप में पहचान लिया, लेकिन वो दूसरे आदमी को नहीं पहचान पाई जिसने उसकी तरफ मुड़कर देखा था। जिल के मुताबिक दोनों आदमी पतले लंबे बालों वाले व्हाइट लोग थे। पुलिस ने उसके सामने कई फोटोज रखी, जिनमें से एक फोटो थी चार्ल्स फ्लोरेस नाम के आदमी, लेकिन जिल ने उसे नहीं पहचाना था और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। चार्ल्स फ्लोरेस व्हाइट रेस का था ही नहीं, वो हिस्पैनिक था। उसके बाल लंबे नहीं थे, छोटे थे और ये इतना भारी भरकम था कि इसका नाम ही फैट चार्ली पड़ चुका था। लेकिन इसके बावजूद 13 महीने बाद वही औरत कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़ी होकर सीधे चार्ल्स फ्लोरेस की तरफ इशारा करती है और कहती है, यही था जो उस सुबह ड्राइवर के साथ आया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि चार्ल्स फ्लोरेस के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना ही उसका कोई डीएनए एविडेंस था। उसे क्राइम से सिर्फ जिल की गवाही जोड़ती थी और सिर्फ इसी गवाही की बुनियाद पर उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। और अब सुनो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस गवाही के साथ एक बड़ी दिक्कत थी। पुलिस ने असल में दोस्तों जिल की मेमोरी के साथ कुछ ऐसा किया था जो आज तक बहुत कंट्रोवर्शियल है। पुलिस ने उसे हिप्नोटाइज किया था। What we're going to do is when we get you into a deep state of hypnosis, we're going to get you into a very relaxed state and to help you recall the things that you've seen. वही हिप्नोसिस जो आपने फिल्मों में देखी होगी, जहां एक साइकियाट्रिस्ट एक घड़ी को पेंडुलम की तरह घुमाता है और लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं। वो नींद जैसी स्टेट में जाने लगते हैं और फिर वो जो कहते हैं लोग वही करते हैं। Listen carefully. Here's what I want you to do. I want you to relax every muscle in your body. In 60 seconds, your eyelids will grow heavy. So heavy that you will be obliged to close them. इस मैजिक ट्रिक माने जाने वाली चीज को पुलिस अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करती है। और केवल पुलिस ही नहीं, यूरोप में आज ढेर सारे हॉस्पिटल्स में भी हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हिप्नोसिस असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक जादुई ट्रिक है या फिर कोई फ्रॉड, या फिर कोई ऐसी रहस्यमय चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग ढंग से नहीं समझे? नमस्कार दोस्तों, हिप्नोसिस की कहानी शुरू होती है करीब 250 साल पहले यूरोप के शहर वियना से। साल 1770s में एक डॉक्टर था फ्रांस मेस्मेर नाम का, जिसका दावा था कि पूरे यूनिवर्स में एक इनविजिबल मैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ है और इंसान बीमार तभी पड़ता है जब शरीर में इस फ्लूइड का फ्लो बिगड़ जाता है। इस थ्योरी को नाम दिया गया एनिमल मैग्नेटिज्म। लेकिन जब बाकी डॉक्टर्स ने बकवास सुनी, क्या ये क्या बकबक कर रहे हैं मेस्मर साहब? तो इस डॉक्टर को धक्के मारकर देश से भगा दिया गया। साल 1778 में मेस्मर पेरिस के शहर पहुंच गया और यहाँ वो इतना पॉपुलर हुआ कि फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिएट तक उसके क्लाइंट्स में शामिल थी। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो मेस्मेर ने अपनी थ्योरी को लेकर ग्रुप ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। इसमें लकड़ी के एक बड़े से टब में मैग्नेटाइज्ड पानी भरा होता था। चारों तरफ मरीज रस्सियों से एक दूसरे से बंध कर बैठते थे और बगल के कमरे से पियानो बजता था और फिर हाथ में लोहे की छड़ी लेकर मेस्मेर दाखिल होता। जो नौटंकी यहाँ पर हुई उसे उस जमाने में इलाज माना जाता था। मरीज हंसते थे, रोते थे, चीखते थे और झटके खाकर गिर जाते थे। इसे क्राइसिस कहते थे। फॉर सम रीजन उन मरीजों को ये इतना पसंद आया कि कई मरीज तो बार बार इस क्राइसिस से गुजरने की भीख तक मांगते थे। फ्रांस के राजा को शक होने लगा कि यहाँ पर कहीं सही में तो कोई जादू टोना नहीं हो रहा है।
तो फ्रांस के राजा ने इस टेक्निक की जांच करने के लिए एक कमीशन बैठाया और इस कमीशन की जब रिपोर्ट निकली तो उसने मेस्मर के पूरे करियर को खत्म कर दिया। रिपोर्ट में लिखा था कि मेस्मर की थेरेपीज के जो इफेक्ट्स हैं, लोगों को इसका इम्पैक्ट महसूस होता है, वो असली है, लेकिन इसके पीछे वजह कोई मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं है, मरीजों की खुद की इमेजिनेशन और बिलीफ इसकी वजह है। सिर्फ इमेजिनेशन से ही यही सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फ्रांस मेस्मर इसके बाद बुरी तरीके से बदनाम हुआ और यहाँ सोचकर देखो दोस्तों, मेस्मर के साथ दिक्कत असल में क्या थी? दिक्कत ये नहीं थी कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रिजल्ट्स तो आ रहे थे, मरीजों को सच में फर्क भी महसूस हो रहा था। दिक्कत ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि ये रिजल्ट आ क्यों रहे हैं। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, सेम चीज मैंने सोशल मीडिया पर भी होते हुए देखी है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जब कुछ लोग वीडियोस डालते हैं, अक्सर कोई वीडियो वायरल चले जाता है, लाखों व्यूज आ जाते हैं, लेकिन लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनका वीडियो वायरल क्यों गया। फिर वो अपना अगला वीडियो डालते हैं, नहीं चलता, उसके अगला वो भी नहीं चलता, क्योंकि एक वीडियो का चल जाना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बार बार चलाना वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि वो चलता क्यों। और इसी क्यों को समझाने के लिए मैंने बनाया है द यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स। इसमें मैं वो सब सिखाता हूं जो मैंने इतने सालों में सीखा है कि नीश कैसे चुननी है, टॉपिक कैसे चुना जाए, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए, बेस्ट तरीका क्या है फिल्म करने के लिए, एडिटिंग, कैमरा सेटअप, सारी ज़रूरी चीज़ें, इवन पैसे कैसे कमाए जाते हैं सोशल मीडिया से। चाहे आपने आज तक एक भी वीडियो ना बनाया हो या आप ऑलरेडी बना रहे हो, ये कोर्स दोनों के लिए है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेना चाहते हो, इसे पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स को ले चुके हैं और इसकी एवरेज रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 रही है। आप कुछ रिव्यूज भी सुन सकते हैं। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn. You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. मुझे नहीं लगता इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इस पेज पर जाओगे तो इस पेज पर एक बड़ा सा ज्वाइन नाउ का रेड कलर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और सिर्फ इसी वीडियो को देखने वालों के लिए मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है। जो अगला पेज खुलेगा उस पर कूपन कोड डालना RED40, RED40, इससे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा और ये कोड सिर्फ अगले 7 दिनों तक वैलिड है, तो देर मत करना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मेस्मर का यहाँ एक स्टूडेंट था, मार्क्विस दे पुईसेगुर, जो ज्यादातर किसानों का इलाज करता था। जब एक दिन उसने एक किसान का इसी तरीके से, इसी थेरेपी का इस्तेमाल करके इलाज करना शुरू किया तो कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं आई, बल्कि वो बंदा एक शांत नींद जैसी स्टेट में चला गया। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस किसान को पता ही नहीं था कि ये थेरेपी करने के बाद क्राइसिस महसूस होता है। वो हंसने, रोने, झटके खाकर गिर जाने की फीलिंग, इससे पता लग गया कि एक्चुअली में वो सब कुछ मरीज की इमेजिनेशन तय कर रही थी। इस पॉइंट के बाद से दोस्तों, जब जब लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे ये चीखना चिल्लाना खत्म हो गया और इस मेथड में नींद जैसी ट्रांस स्टेट का चलन बढ़ गया। साल 1843 में एक स्कॉटिश सर्जन जेम्स ब्रैड ने इस स्टेट का नाम एक ग्रीक भगवान के नाम पर रखा, हिप्नोस का भगवान, द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप, और यहीं से ही नाम आया हिप्नोसिस। लेकिन ऐसा करना ही बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि हिप्नोसिस नींद है ही नहीं। हिप्नोटाइज होने के दौरान लोग सो नहीं रहे होते, वो जागे होते हैं, उल्टा उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होता है। 4 साल बाद जेम्स ब्रैड ने खुद रियलाइज किया कि अरे ये तो मैंने गलत नाम दे दिया इस चीज को, लेकिन तब तक वो नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि हिप्नोसिस नाम को बदलना इम्पॉसिबल था। और इस पॉइंट तक एक चीज तो पक्की थी कि हिप्नोटिज्म ना ही मैग्नेटिज्म था और ना ही नींद में सोना। लेकिन इससे पहले कि साइंस ढूंढ पाता कि एग्जैक्टली ये क्या चीज थी, बंगाल के एक ऑपरेशन थिएटर में हिप्नोसिस ने सबको हैरान करके रख दिया। साल 1840s का बंगाल, ये वो जमाना था जब केमिकल एनेस्थीसिया नहीं आया था और ऑपरेशन के वक्त मरीज पूरी तरीके से होश में रहते थे। जो भी सर्जरी किसी मरीज पर करी जाती थी वो एक टॉर्चर की तरह होती थी, क्योंकि उन्हें सारा दर्द फील होता था। उस वक्त बंगाल में एक स्कॉटिश सर्जन जेम्स एसडेल काम कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब करना शुरू किया। किसी भी मरीज का सर्जरी या ऑपरेशन करने से पहले वो मरीजों को हिप्नोटाइज करते ताकि उन्हें दर्द फील ना हो और फिर वो ऑपरेशन करते। एसडेल ने इसी तरीके से पूरे इंडिया में सैकड़ों सर्जरीज करी और ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरीज करी जिनमें ट्यूमर्स तक निकाले गए। ये मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता था, लेकिन लगभग उसी वक्त के दौरान ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल एनेस्थीसिया आ गए, जो हर मरीज पर
बिना घंटों की मेहनत के काम कर सकते थे। The invention of anesthetics, such as ether in 1850, and then later nitrous oxide, opened the way to domination by chemical anesthesia, and medical hypnosis was forgotten. डॉक्टर्स के लिए चॉइस बड़ी सिंपल थी, एक एक मरीज पर यहाँ पर घंटे बर्बाद करो हिप्नोसिस करके, या फिर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्हें इमीडिएटली बेहोश करो। हिप्नोसिस धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर होता चला गया और अगले कई दशकों तक हिप्नोसिस सिर्फ एक मैजिक ट्रिक बनकर रह गया। आज के दिन तक मैजिशियंस इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। कभी लोग जादूगर के इशारे पर मुर्गे की तरह चलने लगते हैं, तो कभी कभार कुछ सिंपल से नंबर्स या अपना नाम भूल जाते हैं। All right, your name is dear? Great! इन स्टेज शोज ने हिप्नोसिस को इतना बदनाम किया कि ब्रिटेन में तो टीवी पर हिप्नोसिस दिखाने पर ही बैन लगा दिया गया। क्योंकि हुआ क्या कि कल्चरली हिप्नोसिस को एक माइंड कंट्रोल की तरह देखा जाने लगा, जिसमें हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति आपसे कुछ भी करा सकता है। इंडिया में तो आज के दिन भी बहुत से लोग हिप्नोसिस और वशीकरण को एक ही चीज मानते हैं, और ये सिर्फ आम लोगों की सोच नहीं थी। 1953 में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया था, MK अल्ट्रा, जिसमें हिप्नोसिस, ड्रग्स और बाकी तरीकों से माइंड कंट्रोल को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। Using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment and more. इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा इंसान बनाना था जिसे CIA एक रोबोट की तरह कंट्रोल कर सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये परसेप्शन ही गलत है कि हिप्नोसिस के जरिए माइंड कंट्रोल करके आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। हिप्नोसिस आपके मॉरल कोड को ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी आपसे वो चीजें नहीं कराई जा सकती जिनके लिए आपकी कॉन्शियसनेस इजाजत नहीं देती। उदाहरण के तौर पे हिप्नोटाइज होने पर भी एक ईमानदार आदमी चोरी नहीं करेगा और एक नॉन वायलेंट आदमी हत्या नहीं करेगा। वो लोग सिर्फ वही करेंगे जो वो होश में भी कर सकते हैं। सच बात यह है कि हिप्नोसिस के दौरान भी व्यक्ति किसी आदेश को रेजिस्ट या अपोज कर सकता है। सब कुछ उसके इंटेंशंस पर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि अगर हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल भी नहीं है, नींद भी नहीं है, मैजिक ट्रिक भी नहीं है, तो आखिर में ये है क्या चीज? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक हिप्नोसिस वो स्टेट है जिसमें अटेंशन बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। आसपास क्या हो रहा है इसकी अवेयरनेस कम हो जाती है और इंसान सजेशंस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। हिप्नोसिस के दौरान आपका सारा ध्यान हिप्नोटाइज करने वाले की बातों पर होता है, तो हर बात गहराई से सिंक इन होती है और जो दूसरा इंसान आपको करने को कह रहा है वैसा करने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रेन स्कैन स्टडी से मिलता है। इसमें रिसर्चर्स ने 545 लोगों को स्क्रीन किया और उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम हिप्नोटाइजेबल लोगों के ब्रेन स्कैन किए गए। इन स्कैन्स में हिप्नोसिस के दौरान ब्रेन में 3 साफ बदलाव देखे गए। पहला, अटेंशन और वरी को हैंडल करने वाले हिस्से की एक्टिविटी कम हो गई, यानी हिप्नोसिस के दौरान आप इतना एब्जॉर्ब हो जाते हो कि आपको किसी और दूसरी चीज की चिंता ही नहीं रहती। दूसरा, दिमाग और शरीर के कनेक्शन वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो गया। इसका मतलब कि बॉडी में जो चल रहा है दिमाग उसे ज्यादा अच्छे से प्रोसेस और कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा, खुद के बारे में सोचने वाले सेल्फ रिफ्लेक्शन नेटवर्क का बाकी दिमाग से कनेक्शन कम हो गया। इसके कारण हिप्नोसिस में आप जो भी कर रहे होते हो उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोच नहीं रहे होते। 1, 2, 3, सच बात यह है दोस्तों कि हिप्नोसिस कोई बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत रेयरली आने वाली स्टेट नहीं है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हिप्नोटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो। आपने खुद नोटिस किया होगा, कभी किसी किताब को पढ़ते वक्त या सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखते वक्त आप उस मूवी के अंदर ऐसा खो जाते हो कि 2 घंटे कैसे बीते पता भी नहीं चलता। कभी ड्राइव करते वक्त रास्ते का कोई कॉन्शियसली अता पता नहीं रहता। कभी खेलते हुए चोट लग जाती है और पता ही नहीं चलता कि चोट कैसे लगी, ये चोट मुझे कब लगी, कोई आइडिया नहीं। ये ऐसी डेली एक्टिविटीज हैं जिनमें टेक्निकली तो मीडियम टू डीप हिप्नोसिस की जरूरत होती है, लेकिन ये नेचुरली भी हर रोज लाखों लोगों के साथ होती है। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो जितना भोला होता है उसे उतनी ही आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरीके से गलत है। हिप्नोसिस का भोलेपन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, उम्र या जेंडर, इन सब से कोई खास सीधा संबंध नहीं है। या तो आप हिप्नोटाइज हो सकते हो या आप नहीं हो सकते, और ये चीज भी काफी हद तक जीन्स पर डिपेंड करती है। हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। रिसर्च बताती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से 15% लोग ही
हाईली हिप्नोटाइजेबल है, यानी उन्हें बहुत अच्छे से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इतने ही परसेंटेज 10 से 15% को हिप्नोटाइज करना मुश्किल होता है और बाकी 70 से 80% बीच की मीडियम कैटेगरी में आते हैं। और आज के दिन दोस्तों मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल लोगों को हील करने के लिए भी किया जाता है। साल 2019 ईरान की मशाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक 37 साल के मरीज की ACL नी सर्जरी की जाती है। ये एक बेहद पेनफुल सर्जरी है। इसमें हड्डियों के अंदर टनल्स बनाकर घुटने को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। बहुत ज्यादा दर्द होता है। आमतौर पर यह सर्जरी करते वक्त हर हाल में मरीज को बेहोश किया जाता है, लेकिन इस केस में इस मरीज को बेहोश नहीं किया गया। पूरी सर्जरी के दौरान ये बंदा होश में था और डॉक्टर से बात भी कर रहा था, लेकिन इसे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। हिप्नोसिस करके उस मरीज को बताया गया कि वो सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में है ही नहीं, वो तो अपने गांव की पहाड़ियों के बीच एक घाटी में घूम रहा है और वो सोच रहा है छोटी छोटी लाल मछलियों के बारे में, कैसे वो छोटी छोटी लाल मछलियां उसके घुटने पर आ रही हैं और धीरे धीरे निबल कर रही हैं। हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन, ये इमेजरी पेन को छिपाने के लिए डाली गई थी। सोचकर देखो दोस्तों, इस सुनने में बिल्कुल किसी फैंटेसी मूवी की तरह लगता है। एक ऐसी सर्जरी जिसमें इतना दर्द होता है कि सहना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ हिप्नोसिस करके वो सारा दर्द गायब हो गया। और ये कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। आज के दिन सैकड़ों मरीजों पर बार बार करके ये साबित हो चुका है कि ऐसा एक्चुअली में होता है। एक मेटा एनालिसिस के मुताबिक हिप्नोसिस 75% लोगों को काफी हद तक पेन रिलीफ दे सकती है। यही वजह है कि आज के दिन फ्रांस के सभी 30 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में पेन मैनेज करने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से 20 हॉस्पिटल्स तो सर्जरीज में इसे जनरल एनेस्थीसिया के विकल्प के तौर पर ऑफर करते हैं। बेल्जियम के देश में भी हजारों सर्जरीज में जनरल एनेस्थीसिया की जगह हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और हिप्नोसिस का इस्तेमाल केवल दर्द हटाने को लेकर तक सीमित नहीं है, ये कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस को भी मैनेज करने में यूजफुल है। एंग्जाइटी, माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन, फोबियास, कुछ लोगों को डर होता है कि मकड़ियों का फोबिया है, भाई सांप से डर लगता है मुझे। इवन PTSD और IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें अक्सर दवाइयां भी काम नहीं करती और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, वेस्टर्न देशों में भी इसका इलाज हिप्नोसिस से किया जा रहा है। बस यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हिप्नोसिस का एक ऐसी जगह भी इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ वो बेहद डेंजरस और डेडली साबित होती है। और इस सब की शुरुआत हुई एक स्कूल बस से, जो एक दोपहर बच्चों समेत गायब हो गई। 15 जुलाई साल 1976 अमेरिका के चोचिला शहर में 3 हथियार ताने लोग एक स्कूल बस को रोकते हैं, जिसमें ड्राइवर एड रे और 5 से 14 साल के 26 बच्चे शामिल थे। ये लोग इस ड्राइवर और इन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और सबको 100 मील दूर एक ट्रक ट्रेलर में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। अंदर खाना पानी, गद्दे और कंबल रखे थे और छत पर बैटरी से चलने वाला पंखा लगा था ताकि हवा की कमी ना हो। 16 घंटों तक ये लोग जमीन के अंदर फंसे रहे और फिर ड्राइवर ने गद्दों पर गद्दे लगाकर एक बड़े स्टूडेंट को ट्रैप डोर तक पहुंचाया, जो जमीन को खोदकर बाहर निकला। उसने एक नाइट वॉचमैन को जाकर पूरी जानकारी दी और बाद में पुलिस ने आकर सभी को बाहर निकाला। सभी बच्चे बच गए, लेकिन किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं था। कुछ दिन तक पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो फिर पुलिस ने ड्राइवर को हिप्नोटाइज किया और हिप्नोसिस के दौरान ड्राइवर एड रे ने किडनैपर्स की वैन का नंबर बता दिया, जिसके बाद आरोपी पकड़ लिए गए। ये केस पूरे अमेरिका में अखबारों की हेडलाइन बन गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि हिप्नोसिस करके ऐसी चीजें भी याद दिलाई जा सकती हैं। देश भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स एविडेंस और गवाही के लिए बड़े स्केल पर फोरेंसिक हिप्नोसिस इस्तेमाल करने लगे। FBI तक में इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और अकेले 1978 में FBI ने हिप्नोसिस की मदद से 37 में से 20 विक्टिम्स और विटनेसेस से यूजफुल गवाही निकलवाई। पुलिस को लगा कि उन्हें कोई सुपर पावर मिल गई है और वो किसी के भी दिमाग में घुसकर जान सकते हैं कि एग्जैक्टली किस दिन क्या हुआ था। लेकिन असल में दोस्तों ये कोई सुपर पावर नहीं थी। असल में ये सिर्फ मेमोरीज का एक माया जाल था, जिसका इस तरीके से इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। इंसानों की याददाश्त, हमारी मेमोरी, ज्यादातर लोग हमारी मेमोरी को एक मूवी की तरह समझते हैं कि जो भी हमारी यादें हैं वो एक रिकॉर्डिंग की तरह हमारे डिवाइस में स्टोर हुई हुई हैं।
और पुलिस को भी यही लगा कि हिप्नोसिस करना एक रिवाइंड बटन हिट करने की तरह है कि हमारे दिमाग में जो भी स्टोर्ड मेमोरीज हैं हिप्नोसिस करके उन्हें निकाला जा सकता है। अमेरिका की कोर्ट्स में बैठे लगभग आधे जूरर्स यानी वो लोग जो आरोपियों की किस्मत का फैसला करते हैं, वो लोग भी यही मानते हैं कि मेमोरीज इस तरीके से काम करती है। लेकिन असलियत में दोस्तों ये धारणा गलत है, क्योंकि साइंस के अनुसार हिप्नोसिस करके जितनी एक्यूरेट मेमोरीज रिकवर होती हैं उतनी ही झूठी मेमोरीज भी आती हैं। और हिप्नोसिस करना इन मेमोरीज पर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, भले ही वो याददाश्त सही हो या गलत। साल 1980 में मिनेसोटा के एक केस में हिप्नोटाइज्ड गवाह को एक ऐसे रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना याद आ गया जहां पिज्जा बिकता ही नहीं था, और एक ऐसे आदमी के शरीर पर टैटूज दिखे जिसके शरीर पर कोई टैटूज थे ही नहीं। ऐसी ही एक और स्टडी में जब लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके बचपन की यादें पूछी गई तो उनकी यादें उनके माता पिता की बताई बातों से सिर्फ 21% मैच हुई थी, जबकि बिना हिप्नोसिस वाले सब्जेक्ट्स 70% बातें मैच हुई। और भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हिप्नोसिस करके मेमोरी में कुछ ऐसी चीजें डाली जा सकती हैं जो कभी हुई ही नहीं थी, यानी ये खुद से फॉल्स मेमोरीज क्रिएट भी कर सकता है हिप्नोसिस का प्रोसेस, और हमें लगेगा कि ये चीजें सच में हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, इसमें लोगों को हिप्नोटाइज करके 5 साल की उम्र में ले जाया गया और सजेस्ट किया गया कि लड़कियां कैबेज पैच डॉल और लड़के ही मैन के टॉय से खेले थे, जबकि असलियत में ये खिलौने उनके 5 साल के होने के 2-3 साल बाद ही मार्केट में आए थे। लेकिन फिर भी 20% हिप्नोटाइज लोगों ने इसे असली याद मान लिया और बचपन में इन खिलौनों से खेलने की बात करी। और बात केवल खिलौनों की नहीं है, पुलिस केसेस में भी कई बार ऐसा ही हुआ है। वो अक्सर गवाहों से ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे उनके मन में एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और कई बार इसका खामियाजा किसी निर्दोष आदमी को उठाना पड़ता है। यही था जो उस सुबह ड्राइवर के साथ आया था। जैसे वो कहानी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, चार्ल्स फ्लोरेस की। साल 1999 में चार्ल्स फ्लोरेस को उस औरत के मर्डर के लिए मौत की सजा सुनाई गई, और ये सजा सिर्फ एक महिला जिल बार्गेनियर के हिप्नोसिस के बाद के बयान पर आधारित थी। इस केस में शुरुआत में जिल ने फ्लोरेस को ना फोटोज में पहचाना ना ही लाइनअप में। 5वें दिन उसने खुद रिक्वेस्ट करी I was hoping you could hypnotize me. I think if I relax, I can work on the sketch. और अगले दिन उसे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर ने हिप्नोटाइज किया जिसे हिप्नोसिस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। ये उसका पहला और आखिरी फोरेंसिक हिप्नोसिस सेशन था। हिप्नोसिस के दौरान ऑफिसर ने जिल से कहा कि इमेजिन करो तुम एक सिनेमा हॉल में बैठी हो, हाथ में रिमोट है, और जैसी फिल्में देखी जाती हैं वैसे ही तुम अपनी मेमोरीज देख सकती हो। On TV, we get you into a deep state of hypnosis, which is going to get you into a very relaxed state to help you recall the events that you've seen that day. अब जिस वक्त जिल को हिप्नोटाइज करके गवाही ली गई, उस वक्त तक पुलिस फ्लोरेस को मेन सस्पेक्ट के तौर पर आइडेंटिफाई कर चुकी थी, और हिप्नोसिस के दौरान पुलिस ऑफिसर ने जिल को बार बार सजेस्ट किया कि वो सस्पेक्ट के छोटे या शेव्ड बाल हैं, जिससे धीरे धीरे जिल की मेमोरी उसी हुलिये की तरफ मुड़ती गई। जिल को लगने लगा कि एक्चुअली में उसने उसी बंदे को देखा था जो फ्लोरेस जैसा दिखता था, और उसे फ्लोरेस की फोटोज भी दिखाई गई। इस हिप्नोसिस सेशन की वजह से जिल के दिमाग में ऐसी फॉल्स मेमोरीज क्रिएट हुई कि जिल को लगने लगा कि उसने हत्या की सुबह सच में फ्लोरेस को ही देखा था। दुनिया की सबसे मशहूर जादूगर जोड़ी पेन एंड टेलर के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिव हिप्नोसिस वही ट्रिकरी है जो वो रोज स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन तक फ्लोरेस जेल में सजा काट रहा है। उसे फांसी दी जाएगी या नहीं, ये चीज अभी भी कंट्रोवर्शियल है, और इस पर चर्चा अमेरिका में अभी तक होती है। Testimony of Jill Barganier sitting in that chair would help send this man, Charles Flores, to death row. सच बात यह है दोस्तों कि गवाही और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हिप्नोसिस एक बहुत ही अनरिलायबल चीज है, क्योंकि हिप्नोसिस में भी गवाह जानबूझकर झूठ बोल सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे केसेस और सबूत हैं जो साबित करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हिप्नोसिस यूजफुल नहीं है, और इसी कारण से अमेरिका की 27 स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन में हिप्नोसिस के इस्तेमाल पर बैन भी लग चुका है। बस बात यह है कि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फ्लोरेस जैसे कुछ लोग हैं जो आज तक जेल की सजा काट रहे हैं, जिनकी मौत की सजा पर अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है। सच बात यह है दोस्तों कि हिप्नोसिस सिर्फ एक स्टेट है, एक फोकस्ड अटेंशन की स्टेट जो मरीज का दर्द गायब कर सकती है, लेकिन यही स्टेट एक गवाह के दिमाग में झूठी मेमोरी भी डाल सकती है। ये सिर्फ एक टूल है, और फर्क बस इस बात का है कि ये टूल किसके हाथ में है।
एक ट्रेन्ड डॉक्टर के हाथ में या फिर एक अनट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर के हाथ में, जो जल्दबाजी में अपने केस के लिए सबूत ढूंढ रहा है। चार्ल्स फ्लोरेस का केस हमें एक आखिरी बात सिखाता है कि जिल बारगेनियर झूठ नहीं बोल रही थी। वो 100% पॉजिटिव हो सकती है और फिर भी गलत हो सकती है, क्योंकि मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, हमारी याददाश्त इतनी रिलायबल नहीं होती। कई बार हमारा खुद का दिमाग भी धोखा खा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी बार हिप्नोसिस की स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं और चारों तरफ हम सजेशन से घिरे हुए हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स हों, एल्गोरिथम्स या मीडिया। ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में कोई बिलीफ डाल सकती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हिप्नोसिस काम करता है। और काफी बार ये बिलीव्स हमारे खुद के भले के खिलाफ भी होती हैं। इसलिए अगली बार जब आपको किसी बात पर 100% यकीन हो तो एक बार रुककर खुद से जरूर पूछिए कि क्या ये यकीन मेरे एविडेंस से आया है या किसी सजेशन से जो किसी तरीके से मेरे दिमाग में पहुंच गई। क्योंकि असलियत में सुपर पावर हिप्नोसिस नहीं है, सुपर पावर है हमारी इमेजिनेशन। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वीडियो की शुरुआत की कहानी याद कीजिए जब मैंने कहा था जिल खिड़की के बाहर देख रही थी और एक फोल्क्सवैगन की गाड़ी आकर दूसरे घर के सामने रुकी थी। क्या आपको याद है कि उस गाड़ी का कलर क्या था? रिवाइंड मत कीजिए वीडियो को, मुझे याद करके बताइए कि क्या कलर था उस गाड़ी का, व्हाइट या रेड? जो पहला कलर आपके दिमाग में आ रहा है उस आंसर को लॉक कर दीजिए। अगर आपका जवाब रेड था तो अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने रेड चुना हो। इसके पीछे कारण ये है कि पूरे इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत बार रेड कलर को सजेस्ट किया आपके सामने। मैंने सजेस्टिवनेस का इस्तेमाल करके बार बार आपके दिमाग में रेड कलर डालने की कोशिश करी इस पूरे वीडियो के दौरान। तो पूरा का पूरा चांस है कि आपके दिमाग ने भी एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर ली कि वो वाली गाड़ी रेड कलर की थी। अब इसी रेड 40 कूपन कोड का इस्तेमाल करके यूट्यूबर कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लगता है ये वाला भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है आफ्टर लाइफ के बारे में। आखिर उसका क्या रहस्य है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।